एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि मीमा हैज़ आल्सो सप्लाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। ये हमें कुछ एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज दिए हुए, लाइक एडवर्टाइजिंग है, अलाउंस फॉर इररिकवरेबल डेट्स दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हुई है, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट एट 1 जनवरी दिया हुआ है, कॉस्ट दी हुई है हमें और उसकी फर्नीचर की एंड इक्विपमेंट की, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दी हुई है इसी की, और इसके साथ इंश्योरेंस का एक्सपेंस है, इंटरेस्ट रिसीवेबल्स है, रेंट ऑफ वेयर हाउस, रिटर्न्स इनवर्ड्स, रेवेन्यू, व्हीकल्स, रनिंग कॉस्ट दी हुई है, व्हीकल की रनिंग कॉस्ट दी हुई है, और वेजेस लिखी हुई है। वेल हमें जो एडजस्टमेंट्स दी हुई है वो ये है कि एडवर्टाइजिंग इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ अ 6 month कैंपेन $4200 विच बिगैन ऑन 1 September 2022। तो यहाँ जो बात समझने वाली है वो ये है कि इनका जो क्लोजिंग डेट है ईयर का वो 31 दिसंबर 2022 है, और यहाँ पर जो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस हैं वो हम लोग जो इंक्लूड करेंगे वो हमारा बनेगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो ये टोटल 4 months बनते हैं। तो 4 months की अगर हम लोग कैलकुलेशन करें तो यानी कि वो बनेगी हमारे पास 1400 के एक्सपेंसेस बनेंगे ये वाले, और इन 1400 के एक्सपेंसेस को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 6580 से, और हम जो नेट एक्सपेंसेस हमारे फॉर द ईयर बनते हैं वो हम लोग लिख लेंगे। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 3 लिखा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एट 31 दिसंबर 2022 वाज अंडरस्टेटेड बाय $4,940 व्हेन कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफ $483,900। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो कम वैल्यू पर लिखी गई है, ठीक है, जब हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट की है। जब हम लोग क्लोजिंग इन्वेंट्री को लोअर वैल्यू पे लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो इंक्रीज कर जाएंगी। चूंकि हम लोगों ने $4,940 की इन्वेंट्री को कम लिखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इतनी ही अमाउंट से, यानी कि 4,940 के अमाउंट से जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो इंक्रीज हो गई है, ठीक है। तो हम इसको फिर क्या करेंगे, हम इतनी वैल्यू को कॉस्ट ऑफ सेल्स में से माइनस कर देंगे सो दैट कि जो वैल्यू है वो अपनी एक्चुअल अमाउंट पे आ सके। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि 6 months इंटरेस्ट एट 10% पर एनम वाज रिसीव्ड ऑन अ बैंक डिपॉजिट ऑफ $24,000। The deposit was made on 1 March 2022. The next receipt of the interest took place on 28 February 2023। अच्छा, ये कुछ डिपॉजिट हुआ था 24,000 का बैंक में, जिस पे 10% के हिसाब से हमें इंटरेस्ट मिला है, और ये जो डिपॉजिट है ये 1 मार्च 2022 को हुआ। हमारा जो रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल है उसके मुताबिक ये है कि रेवेन्यू जब आपका अर्न हो जाए तो उसको रिकग्नाइज कर लिया जाए, मतलब कि उसको लिख लिया जाए रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो कैश आपको कब मिला है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो इस पे जो रेवेन्यू है वो मार्च से लेकर दिसंबर तक बनेगा, यानी कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 10 months का हम इस पे इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट करेंगे 10% के हिसाब से। और यहाँ पर ये बात भी देखनी है जो मैं पहले बता चुका हूँ कि 1200 उसमें से हम लोग ले चुके हैं, और इसमें से जब हम ये कैलकुलेट करेंगे देखेंगे हमें और कितना लेना है। तो ये जितनी भी अमाउंट बनेगी हम लोग टोटल अमाउंट जो है वो यहाँ पर लिखेंगे। अच्छा, ये हमारे पास अमाउंट बनी है 2000। अच्छा, इस 2000 में से 1200 हम ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं, तो इट डजंट मीन कि हम लोग यहाँ पर जस्ट 800 का अमाउंट शो करवाएंगे, हम यहाँ पर फुल 2000 की अमाउंट शो करवाएंगे, बिकॉज जो हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि आप अपनी जो इस साल के जो करंट ईयर के जो आपके रेवेन्यूज़ हैं वो इन टोटल शो करवाएं, सो दैट के प्रॉपर जो है वो आपकी इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज को रिफ्लेक्ट किया जा सके। अच्छा, लिखा हुआ है जी नंबर 5 पे, द अलाउंस फॉर इररिकवरेबल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। At 31 December 2022, trade receivables totaled $31,300। मतलब हमारे पास जो क्लोजिंग डेटर्स हैं वो 31,300 के हैं, और इस पर हमने जो 5% है वो हमने प्रोविजन क्रिएट करनी है, ठीक है, अनाउंस हमने उस पर देना है। हम यहाँ पर इसको 5% को कैलकुलेट कर लेते हैं, 5% को मल्टीप्लाई करवाते हैं अपने क्लोजिंग डेटर्स के साथ 31,300 के साथ, और जो हमारे पास आंसर आया वो 1,565 का आ गया। अच्छा, अब हम जो है ना वो देखते हैं कि कितनी अमाउंट हमें इनकम स्टेटमेंट पे आएगी, मतलब कि क्या हमारी ये जो अलाउंस है ये इंक्रीज
इंक्रीज हुआ है या कि डिक्रीज हुआ है। यहाँ हम जो अलाउंस है वो ओपनिंग वाला जो हमारे पास साल के शुरू में था वो लिख लेते हैं। वो हमारे पास अमाउंट है 1390। वो लिखने के बाद हम लोग हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस है ये हमने अभी ऊपर कैलकुलेट किया, ये हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं और इसका टोटल कर लेते हैं। टोटल को हम लोग दोनों साइड्स पे लिखेंगे और जो डिफरेंस है हमारे पास वो इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा 175 का। ये बेसिकली एक्सपेंस है बिकॉज हमारे पास जो साल के शुरू में हमारे पास अलाउंस था वो 1390 का था और जो साल के एंड में हमारे पास है वो 1565 का। दैट मीन्स कि हमारा जो अलाउंस है वो इंक्रीज हो चुका हुआ है और ये जो इंक्रीज इन अलाउंस है ये हमारा एक्सपेंस है जो हम लोग इनकम स्टेटमेंट पे लिखेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास लिखा हुआ है कि डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन फर्नीचर एंड इक्विपमेंट एट 15% यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। इसमें हमारे पास ऑलरेडी जो हमें दी हुई है फर्नीचर एंड इक्विपमेंट एट 1 जनवरी 2022 उसकी कॉस्ट वैल्यू में दी हुई है 36,800 की और इस पे जो पहले से ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की हुई है वो 18,200 की है। चूँकि हमारी जो मेथड है वो हमने करना है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो हम लोग यूँ करेंगे कि इसकी कॉस्ट में से जितनी भी प्रीवियस डेप्रिसिएशन हैं वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी बुक वैल्यू। उस बुक वैल्यू पर हम लोग 15% चार्ज करेंगे। जो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 36,800 माइनस 18,200 और ये हमारे पास बुक वैल्यू आ जाएगी। इस पे हम लोग 15% जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2,790 का एक्सपेंस आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड इक्विपमेंट। अच्छा जी, लास्ट पॉइंट हमारे पास लिखा हुआ है कि वेजेस $1,620 वर एक्रूड एट 31 दिसंबर 2022। ये जो एक्रूड वेजेस है इसका मतलब ये हुआ कि ये वेजेस अभी तक अनपेड हैं बिजनेस में और हमारा जो मैचिंग प्रिंसिपल है वो अप्लाई होता है यहाँ पर और वो ये कहता है कि जो भी एक्सपेंसेस आपने विद इन द सेम पीरियड किए हैं वो आपने चाहे पे किए और नॉट पे या नहीं पे किए उनको आपने अपनी इनकम स्टेटमेंट में शो करवाना है। तो इसलिए हम ये जो एक्रूड वेजेस हैं यानी कि जो अनपेड वेजेस हैं हम इनको जो अपनी एग्जिस्टिंग जो वेजेस लिखी हुई है हमें दी हुई है हम उसमें इनको ऐड कर देंगे। जो हमारी एग्जिस्टिंग वेजेस है वो 63,480 की हैं, तो इसमें हम लोग अपनी जो वेजेस है 1,620 ये हम लोग ऐड करके इनकम स्टेटमेंट में टोटल वेजेस लिखेंगे। अच्छा जी, अब हम अपनी जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस है जो क्लोजिंग डेट पे बनती है वो हम लोग बना लेते हैं और नॉर्मली हमें पता है कि ये जो स्टेटमेंट है ये नॉर्मली सेल्स या रेवेन्यू से स्टार्ट होती है। तो लेट्स सी कि यहाँ पर सेल्स है या कि रेवेन्यू। यस, ये हमारे पास रेवेन्यू लिखा हुआ है और ये अमाउंट है 726,310। तो इस अमाउंट को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं रेवेन्यू और इसकी अमाउंट को मैं फ़िलहाल यहाँ पर इनर में लिख लेता हूँ और मेरा ख्याल है कि इसमें से कुछ हमें रिटर्न्स भी करने पड़ेंगे। तो लेस देखते हैं कि हमारे पास रिटर्न्स भी हैं। तो वो यस, ये रिटर्न्स इनवर्स मौजूद हैं 4,420 की। तो इस अमाउंट को हम लोग यहाँ से लेस करेंगे रिटर्न्स इनवर्स और अमाउंट लिखते हैं 4,420 और जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो नेट रेवेन्यू या नेट सेल्स अगर हमारे पास सेल्स होती तो वो होता। तो ये हमारे अमाउंट बन गई है 721,890 और इसमें से हम लोग लेस कर देते हैं अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें यहाँ पर गिवन है, वो अमाउंट हमारे पास है 483,900। ठीक है, तो ये अमाउंट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन आपको याद होगा कि हमने कुछ अमाउंट इसमें से सब्ट्रैक्ट करवानी है। ठीक है, तो वो अमाउंट हम लोग इसमें से सब्ट्रैक्ट करवा के तो जो नेट कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो यहाँ पर लिख लेते हैं। राइट, तो ये लिखने के बाद जब इसको माइनस करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 242,930। तो इसमें हम लोग कुछ अदर इनकम्स ऐड कर लेंगे एंड वी हैव अदर इनकम्स, आई नो दैट। तो देखते हैं जी, हमारे पास ये जो इंटरेस्ट रिसीवेबल्स हैं ये हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, जिसमें से 1,200 हम ऑलरेडी ले चुके हैं। हमारे पूरे साल की जो इंटरेस्ट रिसीवेबल बनती है वो 2,000 की है, जिसमें से 1,200 हम ऑलरेडी ले चुके हैं और इसमें हम ऐड करेंगे अपनी
$800 और यो हम लोग जो टोटल हमारी इनकम बनती है वो 2000 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और जब इनको हमने ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड किया तो हमारा जो टोटल है वो इंक्रीज़ कर गया, राइट। तो वो इसमें से हम लोग लेस कर लेते हैं अपने जो अदर एक्सपेंसेस हैं, या सिंपली एक्सपेंसेस लिख लेते हैं। तो लेट्स सी हमारे पास कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं। तो सबसे पहले हम लोग एडवर्टाइजिंग है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं जी एडवर्टाइजिंग, और एडवर्टाइजिंग के एक्सपेंसेस थे 6580, और ये चूँकि थोड़ी सी प्री पेड हुई थी, तो प्री पेड जो अमाउंट थी 2 महीने की थी, 2 मंथ्स की, वो $1400 थी। तो हम लोग वो माइनस करके लिखेंगे, बिकॉज 2 मंथ्स की जो एक्सपेंसेस है वो रिलेट करते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। तो दूसरे नंबर पे हमारा एक्सपेंस है अलाउंस फॉर इररिकवरेबल डेट्स। ये हम लोग हमारे जो अलाउंस है बेसिकली थोड़ा इंक्रीज़ कर गया था, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इंक्रीज़ इन इररिकवरेबल डेट्स। तो ये अमाउंट हमारी इंक्रीज़ हुई थी $175 से, मेरा ख्याल है इतनी ही थी। तो देखते हैं कि हाँ जी, ये $175 ही की थी, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सपेंस है वो जो डेप्रिसिएशन का है, ये फर्नीचर एंड इक्विपमेंट जो है उस पर देखते हैं कि हमारा जो एक्सपेंस है वो कितना बनता है। तो ये हमने लिखा डेप्रिसिएशन, ये अमाउंट मुझे अगर याद पड़े तो 2790 की थी, राइट। तो जो नेक्स्ट एक्सपेंस है वो हमारा इंश्योरेंस का है, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं थी हमारी, इसको हम लोग एज इट इज़ लिख लेंगे, इंश्योरेंस 7380। और जो उसके बाद एक्सपेंस आता है वो रेंट ऑफ वेयर हाउस है, इस पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, हम इसको भी एज इट इज़ जो है ना वो लिख लेंगे, रेंट ऑफ वेयर हाउस 3480। और उसके बाद यस, ये व्हीकल्स की जो रनिंग कॉस्ट हैं ये भी विदाउट एडजस्टमेंट था 8580 की अमाउंट के साथ। तो इस अमाउंट को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। देन हमारे पास देखते हैं, यस जी, ये हमारे पास वेजेस हमारे पास बाकी बचती हैं। तो वो सॉरी मुझे याद आ गया कि लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ मोटर व्हीकल भी हमारा हुआ था। अगर हम लोग ऊपर अपनी कैलकुलेशन देखा तो 1800 का हमें लॉस हुआ था। तो चले मैं दिखाता हूँ आपको, ये थोड़ा हम लोग ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, किधर गया ये, नहीं मैं थोड़ा और ऊपर शायद, यस ये 1800 का डिस्पोजल हुआ जब हमने व्हीकल ए को सेल किया था, ठीक हो गया। तो अब हम जो है ना वो लिख लेते हैं कि क्या था, यस वेजेस। तो वेजेस हमारे पास है, उसकी अमाउंट मुझे याद है, हाँ यस, ये वेजेस जो थी ना हमारे पास कुछ एक्रूड थी, यानी कि आउटस्टैंडिंग थी, तो वो हम लोग जो है ना वो इसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। सॉरी यस सब्ट्रैक्ट लिखा गया है, इसको ख़त्म करते हैं, ऐड करेंगे। 63,480 में 1620 को जब ऐड किया तो 65,100 की हमारे पास वेजेस बन गए, ठीक है। तो अब हम कोई और एक्सपेंस बचता है, मेरा ख्याल नहीं बचता है। ओहो मुझे याद आया, डेप्रिसिएशन हमने 2 तरह की लिखनी थी, ये तो भी थी, और एक डेप्रिसिएशन हमारी ऊपर भी कैलकुलेट की हुई है हम लोगों ने, ठीक है, ये 11,500 की। तो ये डेप्रिसिएशन है, और प्लस जो फर्नीचर पे अभी हमने कैलकुलेट किया वो लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करके तो अमाउंट हमारी 14,290 की बनती है। तो ये दोनों डेप्रिसिएशन यहाँ पर आनी है। तो अब हम अपने तमाम एक्सपेंसेस का टोटल कर लेते हैं, जो कि 135,985 का बनता है, और ये हमारा प्रॉफिट ही है, क्योंकि हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम ऐड करने के बाद जो टोटल बना है वो 244,000 समथिंग का बना है, और जो हमारे एक्सपेंसेस है वो 135,000 समथिंग है। तो दैट इज़ वाई हमारा जो प्रॉफिट बनेगा ये वाला, ठीक है।
108,945। ठीक हो गया जी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस पे जो मार्किंग स्कीम है वो अगर आप नेट रेवेन्यू एग्जैक्ट सही कैलकुलेट कर लेते हैं तो 1 मार्क आपको इसका मिल जाएगा। और अगर आप जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर एग्जैक्टिव बिकॉज इसमें एडजस्टमेंट थी, अगर उसको सही एडजस्ट कर लेते हैं तो 1 मार्क उसका मिलेगा। और ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने पे आपको 1 मार्क मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप जो इंटरेस्ट रिसीवेबल था इस पे चूँकि एडजस्टमेंट थी तो इस पे भी 1 मार्क मिल जाएगा। और जो ऐड करने के बाद आप जो नेट इनकम है वो अगर निकाल लेते हैं, टोटल जो ग्रॉस इनकम बनती है उसका ही 1 मार्क मिलेगा। एक्सपेंसेस में आपकी जो एडवर्टीजमेंट है इस पे एडजस्टमेंट थी, इसका 1 मार्क मिलेगा। इंक्रीज़ इन जो इररिकवरेबल डेट्स हैं वो निकालने का कैलकुलेट करने का 1 मार्क मिलेगा। और डेप्रिसिएशन चूँकि 2 तरह की थी तो 2 मार्क्स मिलेंगे, एक यानी कि आपकी जो इसकी और एक पिछली डेप्रिसिएशन। और 1 मार्क आपको मिलेगा लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ मोटर व्हीकल जो आपने पीछे कैलकुलेट किया था पहले। और वेजेस पे चूँकि हमारी एडजस्टमेंट थी तो उसको कैलकुलेट करने का 1 मार्क। और 1 मार्क आपको जो है ना वो टोटल एक्सपेंसेस करने का, और 1 मार्क आपको जो है ना वो मिलेगा नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने का। यूँ आपके 13 मार्क्स का ये क्वेश्चन यानी कि ये जो पार्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, ये पार्ट डी है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मेकिंग एन अलाउंस फॉर इररिकवरेबल डेट्स इन अ बिजनेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, यहाँ जो बात समझने वाली है वो ये है कि यहाँ पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। जो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है इसको कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल भी कहा जाता है। और ये जो प्रिंसिपल है ये बेसिकली ये सजेस्ट करता है कि आपकी जितनी भी अनसर्टनिटीज़ हैं या जो रिस्क है रिगार्डिंग फ्यूचर इवेंट्स उसके बारे में आप थोड़ी सी कॉशियस अप्रोच जो है वो लेकर चलें। इसका मतलब ये होता है कि आपके जितने भी रेवेन्यूज़ हैं या जो प्रॉफिट्स हैं वो ओवरस्टेटेड ना हो। इसी तरह जो एक्सपेंसेस हैं और जो लॉसेस हैं वो अंडरस्टेटेड ना हो। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को अगर माइंड में रख के हम लोग बात करें तो जो अलाउंस फॉर इररिकवरेबल डेट्स होते हैं, अगर हम लोग ये अलाउंस प्रोवाइड ना करें तो रिज़ल्ट क्या होगा कि जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो बहुत कम शो होंगे इनकम स्टेटमेंट में। और कम एक्सपेंसेस की वजह से हमारा जो प्रॉफिट है वो ओवरस्टेट हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि जो एक पॉइंट हमारा बनता है वो ये होता है टू इंश्योर दैट प्रॉफिट्स आर नॉट ओवरस्टेटेड। तो दैट इज़ वाई हम लोग जो है वो अलाउंस फॉर इररिकवरेबल डेट्स इनकम स्टेटमेंट में शो करवाते हैं। अच्छा, ये जो अलाउंस फॉर इररिकवरेबल डेट्स हैं ये बेसिकली हमारे डेटर्स पर होते हैं और डेटर्स बिजनेस का एसेट्स होते हैं। अगर ये अलाउंस फॉर इररिकवरेबल डेट्स जो है वो अगर प्रोवाइड ना किए जाएं तो रिज़ल्ट क्या निकलेगा, जो बिज़नेस के एसेट्स हैं यानी कि जो डेटर्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। दैट मीन्स कि हमारे जो करंट एसेट्स हैं वो ओवरऑल ओवरस्टेटेड हो जाएंगे। तो दूसरा पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि टू इंश्योर दैट द एसेट वैल्यूज़ आर नॉट ओवरस्टेटेड। अच्छा जी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है कि मीमा वुड लाइक टू असेस हर बिजनेस लिक्विडिटी पोजीशन एट 31 दिसंबर 2022। रिक्वायर्ड क्या है जी, जो पार्ट ई है कि आइडेंटिफाई 2 रेशियोज विच कुड बी यूज्ड टू असेस अ बिजनेस लिक्विडिटी पोजीशंस। तो यहाँ हमने 2 रेशियोज लिखनी है और इसके हमें 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो लिक्विडिटी रेशियो होती है ये बिज़नेस की बेसिकली एबिलिटी को शो करते हैं कि वो कितनी जल्दी अपने एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं और अपनी जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ हैं उनको वो पे कर सकते हैं। तो यहाँ अगर हम जस्ट इनके नेम्स लिख दें तो आई थिंक इट इज़ इनफ। तो आप एक नाम लिख दें करंट रेशियो का और एक नाम लिख दें आप एसेट टेस्ट रेशियो का। ठीक है, तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह।